नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये जो एग्जाम है इसे CSIR कंडक्ट करता है। और इसके लिए अभी जब से ये ऑनलाइन मोड में आया है, ठीक है, 2019 के बाद ये ऑनलाइन मोड में आया एग्जाम, तो इसे NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नंबर ऑफ अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन्हें कंडक्ट करते हैं, सेम वही ये एजेंसी है जिसे कंडक्ट करती है और एक इंटरेस्टेड ये एजेंसी है। इसमें CSIR नेट में अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिकली आज हम लाइफ साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होगा एक UGC नेट होता है और एक CSIR, ठीक है। तो जैसे कि डिफरेंट फैकल्टीज है, उसमें आर्ट वाला अलग है या बाकी वो UGC नेट के अंडर आएंगे। हम स्पेसिफिकली CSIR नेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें साइंस फैकल्टीज आएंगी सारी, जिसमें कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज एंड मैथमेटिकल साइंसेज है। स्पेसिफिकली मैं आपको आज यहाँ पे, जो कि बॉटनी एंड zoology के स्टूडेंट हैं, तो हम लाइफ साइंसेज के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम स्कीम क्या होगा, उसके बाद कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस टाइप की मार्किंग स्कीम होती है, या फिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अगर है तो कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें। सर यस सर, ओके, एग्जाम पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो CSIR नेट के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को बता दिया है कि यहाँ पे NTA से कंडक्ट करता है, और ये जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होगा। तो आपके पास, आप जब भी प्रिपेयर करते हैं आपके पास 2 बार इसे चांस रहेगा, ठीक है, जिसमें, और इसका कोई ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतना ही टाइम देने के बाद आप दे नहीं सकते, आप कितनी भी बार एग्जाम को रिपीटेडली दे सकते हैं। तो 2 बार होता है साल में, एक जून में और दूसरा दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ऑनलाइन हो गया है 2019 के बाद से। जब मैंने 2019 में एग्जाम दिया तब ये ऑफलाइन मोड में था, उसके बाद भी मैंने JRF के लिए दिया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं फर्क क्या है, तो पहले जो है हमें ऑफलाइन एग्जाम के वक्त पेपर मिलता था, उसमें जब भी हम प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशन के वक्त स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस जिस तरीके का है उसमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करते हैं, जैसे कि 13 डिफरेंट चैप्टर्स इसमें यूनिट्स रहेंगे, जिसमें कि जो स्पेसिफिक टॉपिक हम करके जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से सिर्फ आपको C सेक्शन में आगे है तो 25 क्वेश्चंस ही चूज करने, तो उसमें क्या होता है कि आप जब पेपर वाले फॉर्मेट में पेपर में जब देखते हैं तो आपको इजीली क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तो अब रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं, और रैंडम क्वेश्चंस आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको CBT मोड में प्रैक्टिस की भी जरूरत है। मैंने ये देखा है कि अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं लेकिन CBT मोड में प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है अभी, तो वो CBT मोड में आप ट्राई कीजिए, बिकॉज आपको स्क्रीन पे देख के इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है। पहले जो था आपके पास पेपर था, आप अंडरलाइन करते पढ़ते थे और वहां पे थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आपको स्क्रीन पे देखना है, उसे इंटरप्रेट करके जो भी सॉल्व आपको करना है तो वो एक चीज रहेगी, इसलिए उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि 3 आवर आपको स्क्रीन के आगे बैठना है और उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है ये, कि वो बेटर रहेगा। आगे मैं बता देता हूँ, 2 मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। उसमें टेस्ट ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बताया है 3 आवर्स का टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स है 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो मेनली 2 ही चीजें इसमें हैं। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं, ठीक है, मतलब PG के स्टूडेंट ही इसे दे सकते हैं। एक तो अपीयर्ड रहे वो, मतलब उनका PG अभी शुरू है तो आप लोग जो भी है वो उसमें कर सकते हैं। उनका जो मतलब कंफर्मेशन है वो आपको, आप PG क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। तो अभी तक हमें कितने भी परसेंटेज आपने ये किए हो, लेकिन एटलीस्ट आपको मास्टर्स में 55% के ऊपर लेने का ट्राई करना है, 50% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। इसका ये बेसिक उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि जैसे कि मैं बता रहा था कि CSIR नेट जो है उसमें मैंने बताया कि ये जो एग्जाम है ये किस लिए है, एक तो लेक्चरशिप या फिर रिसर्च के लिए, जिसमें गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें मिलता है हमें। तो ये लेक्चरशिप के लिए तो आपको कोई एज का कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहे दे सकते हैं। बट जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसके लिए 28, ठीक है, 28 की एज तक ही आप इसे दे सकते हैं।
जनरल कैटेगरीज के लिए। और अगर रिजर्वेशन में अगर हम इसे देखते हैं तो 3 से 5 साल तक का रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। देन सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए, ठीक है, आप अगर शुरुआत से देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, देन आपको सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन या इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट उसमें रहेगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, मतलब बायोटेक्निक्स वाली सारी चीजें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने यहाँ पे इसीलिए दी है क्योंकि सिलेबस तो आप देख सकते हो भले कोई भी इसमें, लेकिन इसीलिए ऐड की है क्योंकि मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एमएससी के वक्त से, जब हम एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में थे, तब हमने एग्जाम के बारे में सोचा। मैंने स्पेसिफिकली मेरे बारे में बता रहा हूँ कि पहले से भी स्टार्ट कर सकते, लेकिन मैंने लास्ट सेमेस्टर में ये सोचा। बट अगर आप देखेंगे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है ये एक्चुअली एमएससी का ही सिलेबस है। आपके हर सेमेस्टर के जो पेपर्स होते हैं ना, जो एक सिंगल पेपर है, उसमें ये आपके हर एक टॉपिक कवर होते हैं। और सभी लाइफ साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट है, आपका कोई भी रहे, बॉटनी रहे, जूलॉजी रहे या अंदर कोई भी जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, उनमें सभी में सभी लोगों के लिए यही सिलेबस है, सेम सिलेबस, और सबके ही पेपर पैटर्न में हमारे तो आरटीएम का भी रहे या फिर हमारी गोंडवाना यूनिवर्सिटी का भी, दोनों के ही सिलेबस में अगर आप डिटेल में अगर देखेंगे तो सेम सिलेबस है आपका एमएससी का और आपकी नेट का भी या सेट के एग्जाम का। बस इतना ही होता है फर्क कि जब हम एमएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बट आपको इसमें थोड़ा सी चेंजेस क्या करने चाहिए, एक मेरा ओपिनियन ये है कि आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक तरीके से या जितना डिटेल में पढ़ सकते पढ़िए। व्हाई? बिकॉज यही सेम सिलेबस है। आपको ये डिस्क्रिप्टिव होने के बाद सेमेस्टर एग्जाम्स जब आप नेट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा। तब आपको कुछ लिखना तो नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे ही आपको उसका यूज करके, उसका ही एप्लीकेशन करके आपको जो इसके ऊपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव मोड में रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मोड में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो सिलेबस है इसमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम फोकस जो टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक्स पे मेनली क्वेश्चंस आते भी हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि आप एमसीक्यू बेस्ड जितने भी देखते हो, आपको एक चीज दी है तो दूसरी पूछी जाएगी, फिर नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा, बट टॉपिक आपके ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आपका सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस में, ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, इसमें जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, इसमें आप देखिए 13 यूनिट्स मैंने आपको बताया है। हर एक यूनिट जो है अपना एक सब्जेक्ट है, अगर आप देखते हैं तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम भी होता है, आप पढ़िए, सभी यूनिट्स पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजिकली आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इनमें से अगर आप 9 to 10 यूनिट्स को भी टारगेट करते हैं, जो आपके पसंद है, पसंद क्या है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 10 यूनिट्स या 9 यूनिट्स को भी अगर आप टारगेट करते हैं तो भी आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि आगे जब मार्किंग स्कीम हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा है, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही चूज करना है। तो अगर आप 10 यहाँ से अगर टॉपिक्स को चूज करते हैं तो उसमें से आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 को करके उसे अच्छी तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेट एग्जाम स्कीम में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम है ये जैसे कि मैंने बताया 3 आवर का है, सीबीटी मोड में होगा, एक ही सिंगल पेपर रहेगा, लेकिन एक सिंगल पेपर के तहत 3 सेक्शंस रहेंगे आपको। So there is 3 different sections, ठीक है, A, B and C। सेक्शन A जो होता है इसमें रहेगा जनरल एप्टीट्यूड,
रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होती है रीजनिंग वगैरह, वो इस सेक्शन में रहेगी। इस सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 20, जिसमें से आपको सॉल्व कितने करने हैं? सिर्फ 15। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 2 मार्क्स को। पार्ट बी जो है उसमें कितने क्वेश्चंस है? 50 क्वेश्चंस है, जिसमें से कितने आपको सॉल्व करने हैं? 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे ऊपर आप कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो फर्स्ट 35 को ही वहां पे लिया जाएगा। तो 35 क्वेश्चंस है, फिर से 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के ऊपर, 50 मार्क्स हो जाता, यहाँ पे 70 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन जो सेक्शन होता है जो कि आपकी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है सेक्शन सी, जो कि जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे वो होता है 75, और सॉल्व कितने करने हैं? सिर्फ अभी आपको लगेगा कि 25 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करता है, तो 100 मार्क्स का ही है। अब आपको लगेगा सर 75 क्वेश्चंस है, 25 तो चूज करने हैं। अच्छी बात है कि 25 ही चूज करने हैं, है ना। 75 क्वेश्चन से अपने पास सिर्फ 25 चूज करने हैं, बट यहीं पे सबसे मेन है कि आपको 75 में से कोई भी 25 ही चूज करने हैं। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हमने स्टडी जो है उसे स्पेसिफिक रखा है। स्पेसिफिक मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले कि आप 9 to 10 अगर यूनिट्स करते हैं, तो आप जब पेपर देखेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जो आप जिसका प्रिपरेशन आपने किया है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और आपको पता होता है कि इस यूनिट का क्वेश्चन है तो आप उस पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चंस को ही टारगेट करना है एक स्पेसिफिक टाइम रखकर। ठीक है, तो 1 आवर एंड 15 मिनट और 20 मिनट्स भी अगर इस सेक्शन को देते हैं, या आधा भी टाइम अगर आप इस सेक्शन को देते हैं, तो भी आपको इसमें ये 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर यूनिट से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 10-9 यूनिट्स भी करेंगे तो भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस यूनिट से। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स, इसकी 200 है, और इसमें नेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब ईच क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर वहां पे अगर आपका गलत हो रहा है, तो जिसके लिए 0.25% मार्क्स जो है आपके वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 75 क्वेश्चंस जो थे जिसमें से 25 सॉल्व किए, ठीक है, 25 में से अगर आपके 24 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो 24 क्वेश्चंस करेक्ट है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 4 मार्क्स चले गए। वो कितने बचे? 96। लेकिन 4 मार्क का 1/4 क्या होगा? 1 मार्क। ठीक है, तो 96 मतलब ऑप्टेड मार्क से 1 मार्क माइनस हो जाएगा। मार्क्स कितने हो गए आपके? 95। कितने हो गए? 95। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कम से कम जो चीजें हैं, हम मतलब गलतियां कम से कम हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी जिसे कहते हैं वो यहाँ पे चाहिए। और वो कैसे आएगी वो आगे हम पढ़ेंगे जब स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्यूरेसी को गेन कर सकते हैं। सही। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 25 मतलब जैसे 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन था उसमें से 1 मार्क माइनस होगा, और बाकी जो 2-2 मार्क वाले हैं उसमें से 0.5 मार्क्स आपके क्या होंगे? माइनस होंगे। ठीक है, तो आप कई बार ये होता है कि आप जितना सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करने के बाद आप करेक्ट जो आंसर्स होते हैं वो तो चले जाते हैं आपके क्वालिफिकेशन, मतलब जितना क्राइटेरिया उसके ऊपर चले जाते हैं, कट ऑफ के ऊपर। बट निगेटिव मार्किंग हमें क्या करता है? कट ऑफ से सीधा नीचे लेके आ जाता है, मतलब ऑप्टेड मार्क अपने माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग चीज है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बता, पहले हम दोनों एग्जाम्स के बारे में देख लेते हैं। देन ओके, देन सेट जो एग्जामिनेशन है ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है इसे कंडक्ट करेगा, और ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑफलाइन मोड में है, अभी तक ये ऑनलाइन मोड में नहीं आया है, तो एक अच्छी बात है इसकी। 3 आवर्स का रहेगा फिर से, और इसके मैक्सिमम मार्क जो है 300 मार्क्स का एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर आप अपीयर्ड होने चाहिए उसमें। और इस एग्जाम में
नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो सिर्फ आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, आपको कोई रिसर्च या फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, बट आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रिलेटिवली थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इसका ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम स्कीम अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे नेट का एक ही सेशन में हो रहा था, यहाँ पे 2 सेशन में होता है, मतलब बीच में गैप रहेगा आधे घंटे का, ठीक है। जो सेशन 1 है या फर्स्ट सेशन जो है इसमें आप देखेंगे पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 फिर से जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह सारी चीजें इसमें रहेंगी, और ये वाला टॉपिक इसका ये पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको दोनों में कट ऑफ पास करना है और होता है। और रीजनिंग वगैरह में अगर अच्छा स्कोर आता है तो आप इजीली मार्क्स जो है अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस 50 है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 50 की 50 आपको सॉल्व करने हैं, मतलब 50 सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इच क्वेश्चन कैरी अगेन 2 मार्क्स, जिसमें एक अवर आपको मिलेगा, तो ये इस तरीके से 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। उसके बाद हाफ आवर का आपको गैप रहता है, एंड देन सेकंड पेपर आपका रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 200 मार्क्स का एक रहेगा, और ये आपका 2 ओवर का रहता है। इसमें सेट के एग्जामिनेशन में जनरली अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं एज कंपेयर टू नेट, डायरेक्ट बेस्ड हम बोल सकते हैं कि जैसे कि सी सेक्शन जो था नेट का, उसमें आपको थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस भी दिखेंगे, इंटरप्रेटिव, इसमें उसके इस पे थोड़ा कम रहेंगे उसके जैसे क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्ट वाले या फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो सेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप पढ़ाई उतना अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा सब इसमें। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज, क्योंकि मैंने जो अभी तक जो सारी चीजें आपको बताई वो सब कुछ तो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, तो गूगल कर लोगे तो आपको 10 साइट मिल जाएंगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो मैं आया क्यों? मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो बताना जरूरी था, लेकिन यहाँ आने का एक ही मतलब है कि मेरे जो एक्सपीरियंस है या प्रिपरेशन के वक्त कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपेयर करता है तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की थ्रू जाता है, और वही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूँ कि जैसे मैंने बताया था कि कोई मैं मेरिट स्टूडेंट नहीं, एक एवरेज में 70% का मेरा पीजी का ये है परसेंटेज है। लेकिन जैसे कि सर ने बताया था कि हम जब भी पढ़ते हैं, हमारा अगर इंटरेस्ट का टॉपिक है तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं, तो वो बेसिक्स जो है वो हमें काम में आते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बेसिक स्टडीज में जो भी हमने किया है वो थोड़ा काम में आता है इसमें। और अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि हम नेट और सेट के बारे में सिर्फ यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो मैं अपने कुछ आइडियाज़ या कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो प्रिपरेशन करते वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस कवर करना है, बट सिलेबस में तो जैसे कि बताया कि 13 डिफरेंट यूनिट्स है। 13 यूनिट्स मतलब मैंने बताया 13 डिफरेंट सब्जेक्ट के जैसे है, एकदम से तो नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजिकली करना मतलब क्या है कि आपको पता है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बट यहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी है वो प्रिपरेशन के लिए जो ये करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है उनके रिजल्ट्स आते हैं, या फिर जैसे कि आपने नाम मुझे भी सुना होगा IIFS का, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट्स आते हैं, या फिर वो उतना रिजल्ट देते कैसे देते हैं? तो ऑफ कोर्स स्टडी तो डिटेल में ही करनी है, बट आपको एक बात ध्यान में ये भी रखनी है कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही हमें प्रिपरेशन करना होगा। आप MSc अभी कर रहे हैं, आपके पास टाइम भी है, तो आप पूरा डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जब भी आप एग्जाम के लिए प्योरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना होगा। क्यों? बिकॉज आपका जो टाइम है उसे मैनेज करना सिलेबस के अकॉर्डिंग, कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, या किस टॉपिक के ऊपर कौन सा टॉपिक आप चूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, 13 यूनिट्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सॉल्व कौन से करने हैं वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली कवर करके, मतलब मैक्सिमम जितने यूनिट्स आप कर सकते हैं वो आप पहले सबसे पहले चूज करेंगे, क्योंकि ये
सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए सिलेबस को कवर करना। इसके सिवा हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ना, तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है जितना मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी क्या है। अब कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट रहना या कंसिस्टेंटली पढ़ना क्या होता है, तो मुझे याद है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त बहुत मैं उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं कर रहा था, बट हम थोड़ा कैजुअली लेते हैं ना। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि अभी मुझे नेट देना है या सेट देना है, फिर हम पढ़ने बैठते हैं। तो इसमें यही है कि जब मैंने ट्राई किया सबसे शुरुआत में, तो ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टर्म में मेरा नहीं हुआ है, फर्स्ट इसमें नहीं हुआ है मेरा फर्स्ट ट्राई में, मैंने 2 बार ट्राई किया एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हुआ। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो जब हम देते हैं हम यही सोच के देते हैं कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, पहले देखेंगे एग्जाम कैसा है, तो पहले तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में पता चलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब सेकंड अटेम्प्ट जैसे कि साल में 2 बार एग्जाम आता है, 6 महीने में आप कितना ही पढ़ोगे, तो पढ़ते हैं होता भी है, लेकिन 6 महीने उसमें और चले जाते हैं। तो पहले कुछ दिन करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है सेकंड बार में, तो हमें थोड़ा सा ये लगता है कि यार ये बहुत टाइम ले रहा है ना। तो इसके लिए मैंने जब पहले घर से किया, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और करते करते मुझे एक आया कि बीच में होता था कि हम थोड़ा उठ जाते या कहीं चले जाते, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक या फिर कोई चीज़ें आ रही है तो कंप्लीट मतलब जो पढ़ते रहते हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है कभी कभी। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा, आपके पास अगर घर पे आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अगर वैसा आपके पास अगर चीज़ें वहाँ पे है तो। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने तो जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली इसकी पढ़ाई के लिए, तो क्या होता है वो अपना जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे, आपको जाना है लाइब्रेरी एंड आप सिर्फ यही सोच के जाते हो, अपने माइंड में एक ही बात रखते हैं कि हमको पढ़ना है, इतना पार्ट कवर करना है, तो आप जाके बैठते, तो वो पहले 1 वीक तक थोड़ा सा लगता है कि बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे 1 वीक हो गया आपका, आपने पढ़ना चालू कर दिया, तो फिर आपको एक दिन भी छुट्टी लेकर होता नहीं। अगर लाइब्रेरी गलती से भी बंद है तो ऐसा लगता है आज क्यों बंद है। तो जरूरी नहीं आप कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी में जाए। लेकिन कहने की बात है, अगर आप कंसिस्टेंसी घर पे मेंटेन नहीं कर पा रहे पढ़ने में, तो आप लाइब्रेरी का ऑप्शन आपके पास है, वहां पे जाकर आप इजीली कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें ब्रेक देते हो तो फिर उतना पार्ट कवर करने के लिए आपके पास एग्जाम 6 महीने में आने वाली होती है, तो वो उतना टाइम आपका चला जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपकी इंपॉर्टेंट है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही है कि जैसे कि मैं बता रहा था, पॉजिटिव एटीट्यूड या पेशेंस जो होता है, एग्जाम जब हम देते हैं तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, फर्स्ट में अगर नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब अंदर से